नमस्कार। आज हम निवृत्त साझेदार अर्थात अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत्यु पर होने वाले लेखे के अंतर्गत अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि के संबंध में किस प्रकार भुगतान किया जाए पढ़ेंगे। जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार है उसको देय राशि की गणना करने के बाद कुल कितना भुगतान करना, इस राशि की गणना करने के बाद भुगतान करने की प्रॉब्लम आती है। अब इसके स्थिति में हमें कुछ परिस्थितियां हैं। यदि फर्म की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, फर्म की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो फर्म द्वारा निवृत्त साझेदार को एक मुश्त अर्थात एक बार में ही भुगतान कर दिया जाता है। अर्थात कुल देय राशि एक बार में ही भुगतान कर दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में हम रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक लेखा प्रविष्टि करते हैं। ऐसा करने से उस रिटायर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अपने आप बंद हो जाता है और पूरा भुगतान एक बार में हो जाता है। यदि फर्म की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, अर्थात धन तो है लेकिन पर्याप्त धन नहीं हो, तो फर्म बैंक से ऋण लेकर भी निवृत्त साझेदार को भुगतान कर सकती है। और अगर फर्म चाहे तो उस अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार से यह समझौता करती है कि कुछ राशि उसे तुरंत दे दी जाए और शेष राशि उसके ऋण खाते में स्थानांतरित कर दी जाए। इससे उसके ऋण पर ब्याज भी दिया जाता है। उस निवृत्त साझेदार को ब्याज का लाभ होता है। जब आंशिक भुगतान नकद और आंशिक भुगतान ऋण खाते में हस्तांतरित किया जाता हो, तो ऐसी स्थिति में हम लेखा प्रविष्टि करते हैं रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। इस लोन का एक निश्चित समय के बाद भुगतान कर दिया जाता है और इस पर ब्याज भी दिया जाता है। तो जब रिटायर होता है उस समय लेखा प्रविष्टि रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक और टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट की जाती है। इसी के साथ जब फर्म की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो, अच्छी नहीं हो और निवृत्त साझेदार इस बात को जानता है, इस बात को समझता है कि फर्म के पास वास्तव में धन की कमी है, तो वह अपनी राशि ऋण के रूप में रखवा कर और किस्तों में राशि प्राप्त करने को तैयार हो जाता है। इसे हम किस्तों में भुगतान कहते हैं। जब किस्तों में भुगतान करने की बात आती है तो ऐसी स्थिति में देय राशि, जितनी राशि देनी हो उसे पहले ऋण खाते में स्थानांतरित किया जाता है। उसके पश्चात उस ऋण पर निश्चित प्रतिशत की दर से ब्याज जमा किया जाता है और जितनी जितनी किस्तें तय की जाती है वो किस्तें मैं ब्याज के चुका दी जाती है। कई बार जो तय किस्त होती है वह नकद के रूप में चुकाई जाती है और ब्याज केवल जमा कर दिया जाता है तथा अंत में आखिरी किस्त के साथ भी ब्याज का अलग से भुगतान कर दिया जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि जितना रुपया रिटायर पार्टनर का बैलेंस रहता है लोन के रूप में, उस लोन पर ब्याज जमा किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में लेखा प्रविष्टि में सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, उसके पश्चात इस लोन पर, इस ऋण पर हम उस पीरियड का, जितनी अवधि के बाद किस्त चुकानी है उस पीरियड का ब्याज जमा करते हैं। ये किस्त वार्षिक भी हो सकती है, अर्धवार्षिक भी हो सकती है, त्रैमासिक भी हो सकती है और मासिक भी हो सकती है। सामान्यतया वार्षिक किस्तें या अर्धवार्षिक किस्तें होती है। यदि वार्षिक किस्त है तो साल में एक बार ब्याज दिया जाएगा और एक बार ही किस्त चुकाई जाएगी, और यदि अर्धवार्षिक है तो जब भी किस्त ड्यू होगी उससे पहले ब्याज जमा किया जाएगा और फिर ब्याज से किस्त का भुगतान किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ब्याज जमा करने पर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट और किस्त चुकाने पर ब्याज सहित किस्त चुकाई जाती है। मैंने अभी आपको समझाया, ब्याज जमा किया जाता है और ब्याज से जब किस्त चुकाई जाए तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक।
इस इंटरेस्ट को वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके पश्चात नेक्स्ट विधि वार्षिकी के रूप में भुगतान, एन्युटी के रूप में भुगतान। ये एक प्रकार से पेंशन प्लान टाइप से होता है। अर्थात जब हम ये देखें कि निवृत्त साझेदार की स्थिति सुदृढ़ नहीं है, अच्छी नहीं है, तो हम उसे उसके खर्चे के लिए वार्षिक के रूप में कुछ राशि का भुगतान निर्धारित कर देते हैं। यह भुगतान साझेदारों की आपसी सहमति से तय किया जाता है। इस परिस्थिति में जब तक निवृत्त साझेदार जीवित रहता है, अर्थात अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार जब तक जीवित रहता है, उसे प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। यदि देय राशि समाप्त होने से पहले उस निवृत्त साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी शेष राशि बचे हुए साझेदारों में बांट दी जाती है। और यदि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार देय राशि समाप्त होने के बाद भी जीवित रहता है, तो शेष साझेदार अपने लाभों से उसे अतिरिक्त राशि का भुगतान करते हैं। ऐसी स्थिति में हम ब्याज तो जमा करते हैं, लेकिन निवृत्त साझेदार को ब्याज का भुगतान नहीं करते। ब्याज उसके एन्युटी अकाउंट को इंक्रीज करता जाता है, बढ़ाता जाता है। सर्वप्रथम रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी। एन्युटी की जगह एन्युटी सस्पेंस भी कहा जा सकता है, एन्युटी कैपिटल भी कहा जा सकता है। तो टू एन्युटी, फिर इस पर ब्याज जमा करने पर वर्ष के अंत में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी। अब यहां मैंने अभी आपको बताया कि किस्तों के भुगतान में ब्याज सहित किस्त चुकाई जाती थी। यहाँ केवल एन्युटी की राशि जो निर्धारित की गई है वह चुकाई जाती है, ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता। ब्याज जमा जरूर करेंगे, ब्याज क्रेडिट किया जाता है, लेकिन भुगतान नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में एन्युटी अकाउंट डेबिट टू कैश लेखा प्रविष्टि करेंगे। और यदि देय राशि समाप्त होने के बाद भी निवृत्त, ये प्रतिवर्ष एंट्री की जाएगी, और देय राशि समाप्त होने के बाद भी निवृत्त साझेदार जीवित रहे, तो शेष साझेदार अपने लाभानी खाते से निवृत्त साझेदार के लिए कुछ राशि एन्युटी खाते में ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए पी&एल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एन्युटी अकाउंट लेखा प्रविष्टि करते हैं। और यदि निवृत्त साझेदार देय राशि समाप्त होने से पहले मर जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, तो ऐसी स्थिति में उसका बचा हुआ धन, उसके एन्युटी अकाउंट का बचा हुआ शेष मूल्य बचे हुए साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो लेखा प्रविष्टि एन्युटी अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेखा प्रविष्टि